दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी सांझ का तारा। दीक्षा चौधरी महज 19 साल की हैं और राजस्थान के गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव ततारसर की रहने वाली हैं। आजकल सीकर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की। अपना घर छोड़ना, मुझे लगता है ये दुनिया के सबसे निर्दयी, सबसे कठोर शब्द हैं। आज से 3 साल पहले मैंने महसूस किया था इनका नुकीलापन। स्कूल के बाद जब मेरा दाखिला शहर के बड़े कॉलेज में हुआ तो मैं खुश थी और पापा भी खुश थे, लेकिन घर छोड़कर हॉस्टल में रहने की बात हम दोनों को उदास कर गई थी। आसान नहीं था मेरे लिए वो घर छोड़ना जहां मैं और पापा साथ मुस्कुराए थे, जहां मेले से लाई अपनी पसंदीदा गुड़िया टूट जाने पर मैं घंटों रोई थी, रूठ कर बैठ गई थी और पापा मुझे मनाने की मीठी मीठी कोशिशें करते रहे थे। वो घर जिसके आंगन में सावन बरसते हुए आया था और झूलते हुए गुजर गया था, जहां सर्दियों की धूप बारामदे में बैठकर हथेलियों पर समेटी गई थी और गर्मियों की शाम छत पर चारपाई डाले पापा से कहानियां सुनते हुए गुजरी थी। कभी परियों की, कभी जादूगर की, तो कभी एक नन्ही चिड़िया की कहानी। अपनी वो सहेलियां छोड़ना जिनके साथ खेलते खेलते कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता था। जब शहर गए तो नए दोस्त भी बने, मगर पुराने हमेशा याद आते रहे। हर साल इम्तिहान खत्म होने के बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही पापा मुझको लेने आ जाते थे। मुझसे ज्यादा तो उनको इंतजार रहता था मेरे आने का। कितने दिन पहले ही उनकी चिट्ठियों में जिक्र शुरू हो जाता था। जिक्र की अब मैं आऊंगी तो ये करेंगे, वो करेंगे। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। मेरे बीए फाइनल ईयर के इम्तिहान खत्म हो चुके थे और मैं पापा के साथ अभी गांव पहुंची थी। पापा गाड़ी से सामान उतारकर भीतर रखवाने चले गए थे। मैं कुछ देर बाहर ही खड़ी रही, बागीचे को देखती रही। नीम के पेड़ पर बया के सुंदर घोंसले नजर आ रहे थे और खुद बया भी। पीले रंग की नन्ही सी बया कैसे बनाती होगी इतना पेचीदा घोंसला। कुमुद! भीतर से आती पापा की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। आई पापा, कहती हुई मैं भीतर आई तो पापा चाय के 2 प्याले लिए आंगन में बैठे थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। शाम को चाय साथ पीना नियम जो हुआ करता था हमारा। कैसा लग रहा है बेटा? पूरे 1 साल बाद आई हो, सब बदल गया ना? पापा ने पूछा। हर साल पूछते थे वो ये सवाल। हाँ पापा, सब बदल गया, मैंने कहा। मगर इस जवाब के बदले में एक सवाल और भी गूंजा। क्या मेरे भीतर भी सब बदल गया? नहीं, कुछ तो नहीं बदला। इस बार भी गांव आने का मतलब उसे एक चेहरे को देख पाना ही तो था मेरे लिए। कुछ चेहरे कितने जिद्दी होते हैं ना। समय अपनी गति से बीतता रहता है, मगर ये हमेशा उतने ही अजीज बने रहते हैं। जब भी याद करो हल्की सी बेचैनी, हल्का सा नशा परोस जाते हैं। पेशानी पर झूलते घुंघराले बालों वाला वो एक चेहरा 3 साल बाद भी कहां भूल पाई थी मैं। केशव नाम था उसका, मेरी सहेली रचना का बड़ा भाई। गांव के स्कूल में वो मुझसे 2 क्लास आगे था। मैं और रचना अक्सर उससे पढ़ा करते थे। कभी गणित के सवाल, कभी विज्ञान के कठिन समीकरण और कभी हिंदी की कविताएं। हर चीज में माहिर था वो, हर विषय में, हर खेल में। बाकी लड़कों की तरह आवारा नहीं था, हमेशा संजीदा रहता था और उस संजीदा चेहरे के पीछे छिपा था नर्म सा दिल। मैंने एक बार चोरी से उसकी डायरी पढ़ ली थी। कविताएं लिखता था वो। कितने सपने थे उन कविताओं में। पहाड़ों पर घूमने के, समंदर किनारे टहलने के, किसी से जी भर मोहब्बत करने के। और उसी दिन मैं उससे मोहब्बत कर बैठी थी। केशव, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? वो गणित के किसी कठिन सवाल में उलझा होता तो मैं एकटक उसे देखते हुए पूछ लेती। तुम इतना चपर चपर करती हो इसलिए? वो बिना मेरी तरफ देखे हुए कहता। अच्छा, वो कविता पढ़ के सुनाओ ना, केदारनाथ जी वाली। मैं फिर बोल पड़ती। अभी नहीं, चुपचाप सवाल हल करो, वो सख्ती से कहता और मैं रुआसी होकर कलम पर कसी उसकी उंगलियां ताकने लगती।
बात चाहे कम करे लेकिन वो परवाह तो करता था मेरी। एक दिन स्कूल न जाती तो वो मेरे घर आ जाता था, ये देखने की कहीं तबीयत तो खराब नहीं। जब गांव में मेला लगता तो मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आता था। दशहरे के मेले में वो मुझे और रचना दोनों को साथ ले गया था। झूले पर बैठोगी? उसने पूछा तो रचना ने साफ मना कर दिया था और मैंने हाँ में गर्दन हिला दी थी। फिर हम दोनों झूले पर बैठ गए, उस ऊंचे झूले पर। और जब झूला एकदम ऊंचाई पर पहुंचा, मैं डर गई थी। मैंने कसकर उसकी कलाई थाम ली थी, आंखें मूंद कर बाजू की ओट में अपना चेहरा छुपा लिया था। इतना डर लगता तो बैठी क्यों? उतरने के बाद उसने जरा रुखाई से कहा तो मेरी आंखें भर आई थीं। हर बात में अव्वल रहने वाला केशव क्या इतनी सी बात नहीं समझ रहा था? नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या उसने नहीं सुने थे वो शब्द जो मैंने झूले पर गूंजती चीखों के बीच उसके कान में धीमे से कहे थे? क्या महसूस भी नहीं किए थे उसने? शायद नहीं। और उसके बाद दोबारा कभी मैं हिम्मत भी नहीं कर पाई। उसी साल मुझे शहर जाना पड़ गया था। वहां भी याद आती थी उसकी। हमेशा इंतजार रहता था उसके एक खत का जो कभी नहीं मिला। रचना का खत अक्सर मिलता था। मैं सबसे पहले वो हिस्सा पढ़ती जिसमें केशव का जिक्र होता, और अगर नहीं होता तो उदास हो जाती। पर केशव को क्या कभी नहीं आती थी मेरी याद? एक साल में एक बार भी नहीं। मैं और केशव एकदम अलग थे। वो संजीदा सा, जिम्मेदार सा लड़का और मैं एकदम बेपरवाह। दिन भर सहेलियों के साथ गुड़िया की शादी रचाने वाली, निम्बोलियां तोड़ने वाली लड़की। पर जब उससे प्यार हुआ तब मैं कहाँ रही थी? मैं उसकी जैसी बनने लगी थी। किताबों से दोस्ती कर ली थी, चुप रहने लगी थी। डर जो था कि कभी जबान से उसका नाम न निकल जाए। प्यार करना जितना आसान है, प्यार छुपा कर रखना उतना ही मुश्किल। पूरा दिन अपने कमरे में लेटी मैं यही बीती बातें याद करती रही। पापा खेतों की तरफ गए थे, कह गए थे कि लौटते हुए अपने दोस्तों से मिलकर आएंगे। मुझे भी रचना का ख्याल आया। सच कहूं तो केशव का। उसे देखने के लिए उतावली हो रही थी मैं। शाम ढलने को थी। सूरज दूर रेतीले टीलों के पीछे गुम होने लगा था। कितनी सुंदर होती है ना रेगिस्तानी गांवों की शामें, मानो किसी जिद्दी कलाकार ने हर तरफ सिंदूरी रंग भर दिया हो। बहुत सोचने के बाद मैं रचना के घर चली गई। मैंने उसे अपने आने के बारे में पहले ही लिख दिया था। वो मुझे देखकर हमेशा की तरह बहुत खुश हुई। कितनी बातें थी बताने के लिए, अपने कॉलेज के किस्से, गांव की सहेलियों की खबरें, जैसे सब एक ही दिन में सुना देना चाहती थी। उसने ये भी बताया कि केशव को गांव के सरकारी स्कूल में ही पोस्टिंग मिल गई है। मैं खुश थी ये जानकर। शुरू से ही काबिलियत थी उसमें। मैं और रचना छत पर बैठे थे। मेरी नजरें बार बार मुंडेर के पार आंगन में जा रही थीं। केशव को ढूंढ रही थीं। कहीं नजर नहीं आ रहा था वो। रचना, मेरी किताब कहीं देखी क्या तूने? कोने वाले कमरे से आवाज आई। वही आवाज जिसे मैं शोर में भी पहचान सकती थी। कौन सी किताब भैया? रचना उठकर मुंडेर के पास चली गई। अरे वही विज्ञान। अच्छा मिल गई, केशव का जवाब आया। अब परेशान मत करना मुझे, मेरी सहेली आई है, बात करने दो। रचना ने जरा खींचते हुए कहा। कमरे से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा काश रचना मेरा नाम भी लेती। केशव को पता तो चलता कि मैं आई हूं, तब क्या वो दौड़कर ऊपर आता? मैंने अपना सर झटक दिया। रचना फिर से अपनी बातें सुनाने लगी थी। कुमुद, केशव की आवाज आई, लेकिन कमरे से नहीं, एकदम करीब से। मैंने पलटकर देखा तो वो छत पर खड़ा था, मुझसे थोड़ी ही दूर। नजरें अटक गई थी उसके चेहरे पर। माथे पर झूलने वाले बाल अब पीछे कंघी किए जाने लगे थे। चेहरा दाढ़ी से भरा था। इस साल तो चश्मा भी लग गया था। अरे रचना, तुमने बताया नहीं कुमुद आने वाली है? केशव ने कहा तो मुझे होश आया। मैंने खुद को जरा संभाला और कहा, पूछते तब बताती ना। केशव एक पल मेरी तरफ चुपचाप देखता रहा। मैंने नजरें झुका ली। एक तरफा प्यार में यूं उलाहने देने का, शिकायतें करने का हक कहां मिलता है?
वो शाम का आखिरी पहर था। हल्का सा अंधेरा घिराया था। दूर कहीं मोरों की कूक गूंज रही थी। केशव और मैं साथ साथ एक गली में चल रहे थे। रचना ने मुझे छोड़ने के लिए भेजा था उसे। नहीं, शायद वो खुद आना चाहता था। अंधेरा काफी हो गया, चलो मैं छोड़ देता हूँ, उसने खुद ही मुझसे कहा था। और इस साल कॉलेज हो गया तुम्हारा? केशव ने बात शुरू की। मैंने कहा। बोलना छोड़ दिया क्या तुमने? या आज कोई खास? उसने हंसते हुए कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी थीं, मुझे असहज कर रही थीं। अगले महीने वापस जाना है, मास्टर्स करूंगी। अच्छा, उसने ज़रा उदास सी आवाज़ में कहा, जैसे वो ना चाहता हो कि मैं जाऊं। मेरे घर के सामने पहुंचकर वो रुक गया। अंदर नहीं आओगे? मैंने कहा तो वो बोला, अभी नहीं। फिर ज़रा रुक के बोला, कल दिन में आता हूं। मैं ज़रा सा मुस्कुरा दी, भीतर चली आई। पर वो वहीं खड़ा था, मुझे देखता रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद करने के बाद दरारों से झांक कर देखा था उसे, जेबों में हाथ डाले एक टक बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए। आज कुछ झलक रहा था उसकी आंखों में, या शायद सिर्फ सुंदर कल्पना थी मेरी। अगर कल्पना भी थी तो मैं बाहर नहीं आना चाहती थी इससे। अगले दिन मुझे उसका इंतजार रहा था। वो आया भी था दोपहर में। कुछ देर पापा के पास बैठा रहा, फिर पापा किसी काम से बाहर चले गए। वो भी बहुत कम देर रुका। किताबें पढ़ने लगी हो? मेरे हाथ में किताब देखकर उसने पूछा। नदी के द्वीप, मेरी पसंदीदा किताब। वो मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही बोला। फिर कुछ और बातें हुई, किताबों की, नज़्मों की। कई बार मैंने चाहा कि उसको बीच में ही टोक दूं और पूछ लूं, क्या सच में उस दिन झूले पर कुछ नहीं सुना था तुमने? अगर नहीं तो दोबारा कह दूं कि तुम बहुत अच्छे लगते हो केशव। पर जाने क्या था जो रोकता रहा था मुझे, उस रोज भी और उसके बाद जब हम मिले तब भी। मोहब्बत सिर्फ मुकाम ही नहीं, रास्तों को जानना भी सिखा देती है। बीच सफर में होना भी सुकून देता है। आज रचना घर आई थी। बातों बातों में केशव का जिक्र आया तो पहले तो पेट पकड़कर हंसती रही, फिर बोली, तुम्हें भैया कुछ बदले बदले से नहीं लगे? मैं जरा सा घबराई। कहीं उसे मैं कुछ कहती इससे पहले ही बोली, मुझे पता है कोई तो है, वही जिसे खत लिखने बैठ जाते हैं रोज रोज। खत? हाँ, मैंने कई बार कोशिश की छुप के झांकने की, पर देख नहीं पाई। पर पक्का कोई लड़की है, पक्का दिल दे बैठे हैं किसी को। और एक दिन की बात नहीं है, कई सालों से लिख रहे हैं। वो बोलती जा रही थी और मैं तिनका तिनका करके बिखरती। मैं इतने सालों से केशव के जिस खत का इंतजार कर रही थी, क्या वो तलाश चुका था कोई दूसरा पता, कोई दूसरा ठिकाना? सावन का महीना था। यूं तो रेगिस्तान में मॉनसून जरा देर से आता था, मगर इस बार बादल खूब बरसे थे। धूप में चमकने वाले पीले टीले अब हरे भरे नजर आते थे। मेरी उदासी का, मेरी सिसकियों का रंग भी हरा था। बारिशें चुप सी लगती थीं। आसमान हमेशा मौन रहता था, ताकता रहता था मेरी आंखों से टूटते तारों को, सालों से संजोई सपनों की आकाश गंगा के एक झटके में उजड़ जाने को। केशव जिसे चाहता है वो मैं नहीं हूं। बार बार यही शब्द सुनाई पड़ते थे मुझे, और फिर इनकी प्रतिध्वनियां। यादों का धुआं दिन भर मुझे सालता रहता था। मुझे याद आती थी वो नासमझ सी कुमुद जो गुड़िया की शादी रचाते वक्त गुड्डे का नाम केशव रख देती थी। वो कितनी ही बार बुदबुदाती थी केवल एक नाम, केशव। वो कुमुद जो एक रोज केशव के साथ गांव के पुराने कुएं पर गई थी। कुएं की मुंडेर पर हाथ टिकाए खड़े केशव का हाथ चुपके से पकड़ लेने की कोशिश करती रही थी। पानी में हिलता उसका अक्स देखकर शर्माती रही थी, और फिर लौटते वक्त कुएं की मुंडेर पर, वहीं जहां केशव ने अपनी हथेलियां टिकाई थीं, दो नाम लिखाई थी, केशव और कुमुद। एक तरफा होने का दावा भी रखता है और मुकम्मल होने की आस भी। पूरी तरह बिखरने के बाद अब मैं खुद को समेटने की कोशिश में लगी थी। दिन भर अंधेरे कमरे में बैठी रहती। कुमुद बेटा, तबीयत तो ठीक है ना?
पापा कई बार पूछ चुके थे और मैं कई बार कह चुकी थी, हाँ पापा एकदम ठीक। रचना कई बार मुझसे मिलने आई, पूछती रही कि मुझे हुआ क्या है, और मैं टालती रही। उस शाम मैं आंगन में रखी आराम कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठी थी। पास रखा रेडियो गुलाम अली की गज़ल सुना रहा था। तेज़ हवा ने मुझसे पूछा, रेत पे क्या लिखते रहते हो? किस गम में सुनी जा रही हैं उदास गज़लें? आवाज़ से चौंक कर मैंने आंखें खोली। सामने केशव खड़ा था। मैंने अपनी भीगी पलकें जैसे तैसे छुपाईं और कहा, अरे यूं ही बस, आओ बैठो। वो चारपाई पर बैठ गया। रचना बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? उसने फिक्रमंद आवाज में कहा तो दिल किया मैं भी उससे कह दूं कि तुम्हारी इसी फिक्र जताने की आदत ने मुझको बरसों धोखे में रखा। मुझे झूठी उम्मीद दिखाई केशव। बहुत बुरे हो तुम। नहीं तुम नहीं, बुरी तो मैं हूं। इतने साल जिसने एक बार भी मेरा हाल न पूछा, उससे प्यार करने का भ्रम पालती रही। नहीं ठीक हूं अभी। मैंने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। केशव काफी देर बैठा रहा, इधर उधर की बातें करता रहा। मैंने भी उसे बता दिया कि मैं 2-3 दिन बाद ही वापस जा रही हूं। हाँ जा रही थी मैं। महीना बीतने में अभी हफ्ता बाकी था, मगर मैं नहीं रह सकती थी अब यहां। मैं चली जाना चाहती थी, इस गांव से दूर, केशव से दूर। कुछ अधूरा रह जाने की कसक लेकर विदा होना मुश्किल होता है। मेरे लिए भी कहां आसान था, पर कोई और विकल्प भी तो नहीं छोड़ा नियति ने। यूं करीब रहकर भी दूर होने के एहसास से तो अच्छा था कि मैं चली जाऊं, सैकड़ों मील दूर, उसी अनजान शहर में। पर क्या इस बार भी उसके खत का इंतजार रहेगा मुझे? और अगर नहीं तो किस उम्मीद पे काटूंगी मैं साल भर की 4 उदास ऋतुएं? हर सवाल के जवाब में सिर्फ चुप्पी थी, अनंत तक पसरी हुई चुप्पी। पापा को जाने के बारे में बताया तो एक बार उदास हुए, फिर मान गए। सारा सामान बन चुका था। शाम की चाय पीकर पापा टहलने निकल गए थे और मैं बागीचे में बैठी थी। अरे कुमुद तो तैयार नहीं हुई, मेले नहीं चलना क्या? रचना चहकती हुई मेरे पास चली आई। उसका हरा लहरिया देखकर याद आया, आज तीज थी, सावन तीज। नहीं मेरा मन नहीं है। मैंने टालने की कोशिश की, पर वो कहाँ मानने वाली थी। आधे घंटे बाद मैं भी उसके साथ मेले पहुंच गई थी। तीज के गीत गाए जा रहे थे, झांकी निकल रही थी। हर तरफ हरी चूड़ियां, हरे लहरिए और खनखनाती हंसी। मेरा मन किया कि फूट फूट कर रोने लगूं। तभी केशव आता दिखा। उसके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। वो एकदम मेरे करीब आ गया, बिना कुछ कहे मेरी कलाई पकड़ी और मुझे ले जाने लगा। मैं हैरान सी अपनी कलाई पर जमे उसके हाथ को देखती रही। ये क्या कर रहा था वो, इस तरह सबके बीच में? रचना ने देख लिया तो? मेरे मन में कई सवाल, कई डर उमड़ रहे थे। भीड़ से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे जाकर वो रुक गया। कीकर का पेड़ था वो, नन्हे पीले फूलों से लदा हुआ। केशव ये मैं कुछ कहती इससे पहले ही उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी। बोला, कितना बोलती हो तुम? फिर कितनी ही देर चुपचाप मुझे देखता रहा। मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं हाथ वापस खींचने को थी कि उसने वो छोटा सा बक्सा मेरी हथेली पर रख दिया। इतने सालों से लिख रहा हूं कुमुद, तुम्हारे नाम, ये सारे खत, पर हिम्मत नहीं कर पाया। वो बोल रहा था और मैं हैरान सी उसकी नम आंखों में झांक रही थी। ये सपना था या हकीकत? कुमुद मैं तुम्हें हमेशा से बहुत प्यार। इस बार मैंने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। मेरी आंखों में थमे बादल अब बरस पड़े थे। मैं बिना कुछ और कहे पलटकर चल पड़ी। कुमुद को जवाब तो दो, उसने कहा तो मैं रुक गई। पलटी पर कुछ कहा नहीं। शब्द नहीं थे मेरे पास। बस उसकी तरफ देखा और चूम लिया अपनी हथेली पर रखा वो खतों वाला बक्सा। उस खामोश लम्हे में बरसों का अनकहा फूट पड़ा था। मोरों की कूक सुनाई दे रही थी,
तीज के सुंदर गीत गूंज रहे थे और कहीं दूर क्षितिज में निकला सांझ का तारा मानो खिल उठा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।